हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी स्टाफिंग की मीनिंग की, स्टाफिंग की प्रोसेस की। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिक्रूटमेंट की प्रोसेस। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते साथ ही नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं रिक्रूटमेंट की कि आखिर रिक्रूटमेंट क्या होता है और रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या होती है। वैसा तो लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिक्रूटमेंट क्या है, बट एक क्विक रिविजन कर लेते हैं और समझते हैं कि आखिर रिक्रूटमेंट होता क्या है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब और अ फंक्शन। इट हैज़ बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग दैम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऐसी प्रोसेस जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को, जिस टाइप के आपको लोग चाहिए काम करने के लिए, आप उनको सर्च कर रहे हो और साथ ही साथ आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो कि वो आपकी फर्म में उन जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई करें जो कि वेकेंट हैं। न्यूज़पेपर्स भी कई बार ऐसे होते हैं, आपने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर्स पढ़े होंगे जिनमें कि स्पेसिफिकली जॉब्स ही आती हैं, उनका यूज़ किया जाता है। कई बार प्रोफेशनल पब्लिकेशंस के थ्रू भी होता है, कई बार विंडोज़ में लगा दिया जाता है, या जो गेट्स होते हैं फैक्ट्री के या ऑफिस के, वहाँ पर भी लगा दिया जाता है कि इस टाइप के लोग यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, ये जॉब पोजीशंस वेकेंट हैं। देन अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट के सोर्सेज की, तो जनरली जो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हैं वो दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं। आप कह सकते हैं दो टाइप से होते हैं वो, जिसमें कि आपका आता है इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं? इंटरनल सोर्सेज वो होते हैं जो विद इन फर्म होते हैं, और एक्सटर्नल वो होते हैं जो फर्म के बाहर के सोर्सेज होते हैं, जहाँ से आपके पास लोग आते हैं या आप लोगों को स्टिमुलेट करते हैं कि वो आपकी फर्म में अप्लाई करें। अगर हम बात करें आपके सिलेबस की, तो सिलेबस में रिक्रूटमेंट की प्रोसेस के बारे में भी लिखा हुआ है, बट बुक में रिक्रूटमेंट की प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड कि जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं आप, कि द वेरियस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व विद द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इंक्लूड्स। सबसे पहली स्टेप आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई। सबसे पहले डिफरेंट सोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जाता है कि लेबर कहाँ से सप्लाई हो सकती है, यानी कहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे लेबर को, कहाँ से आप लेबर लेके आएंगे। देन सेकंड पॉइंट कहता है असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी। अब आपने सोर्सेज ढूंढ लिए तो आप उनको उनकी वैलिडिटी को भी चेक करते हो, ये देखते हो कि क्या वहाँ से लेबर लेके आना सही रहेगा। देन नेक्स्ट स्टेप में आप करते हैं चूजिंग द मोस्ट सूटेबल सोर्स और सोर्सेज। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, जो भी आपका सूटेबल सोर्स है उसको आप चूज़ कर रहे हैं, जो भी आपके लिए बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एज वेल एज वैलिडिटी, या फिर आप कह सकते हैं वहाँ की जो भी फंक्शनरी है उसके बेसिस पे। एंड लास्ट में आती है स्टेप इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर द वैकेंसी। और लास्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, एप्लीकेशंस मंगाते हैं, आप एडवर्टीजमेंट करते हैं और लोग अप्लाई करते हैं। अब अगेन वापस आते हैं हम इंटरनल सोर्सेज के ऊपर, एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर। तो मैंने आपको बताया कि इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं। अब इंटरनल सोर्सेज के यहाँ पे टाइप आपको दिए गए हैं कि इंटरनल सोर्स में सबसे पहले, क्योंकि विद इन फर्म हो रहा है तो ट्रांसफ़र होता है, सो इंटरनल सोर्स में सबसे पहले आता है ट्रांसफ़र। आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए यहाँ क्या लिखा है, इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। एक जॉब से आपने दूसरी जॉब में उसको रख दिया, यानी कि फॉर एग्जांपल बैंक है, जो कैशियर है उसको आपने किसी दिन क्या किया, एज अ क्लर्क बैठा दिया, किसी दिन आपने उसे कैश काउंटर दे दिया डिपॉजिट वाला, किसी दिन आपने उसे कैश काउंटर दे दिया विड्रॉल वाला। तो वो क्या है, वो सेम चीज़ है कि आप शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। आपने उसको सेल्स डिपार्टमेंट से उठाया, लोन डिपार्टमेंट में डाल दिया, ठीक है, फाइनेंस में डाल दिया। इस टाइप से आप क्या कर रहे हैं, चेंजेस करते जा रहे हैं अकॉर्डिंगली। देन एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में डाल रहे हैं, जैसे फैक्ट्रीज होती है वहाँ पे शिफ्ट होती है 1 2 3 4, तो आपने क्या किया, फर्स्ट शिफ्ट वाले को थर्ड में डाल दिया। ये भी एक टाइप का ट्रांसफ़र है। यहाँ पर क्या होता है, देयर इज़ नो चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं आता, उसके स्टेटस में भी कोई चेंज नहीं आता। इट मे लीड टू चेंज इन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशन एट्सेट्रा, बट नॉट नेसेसरली सैलरी। तो यहाँ पर क्या होता है, उसकी ड्यूटीज़ चेंज हो सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज हो सकती हैं, वर्किंग कंडीशन चेंज होती है, लेकिन सैलरी चेंज नहीं होती। ट्रांसफ़र इज़ गुड सोर्स ऑफ फिलिंग द वैकेंसीज विद एम्प्लॉयज़ फ्रॉम ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट। तो जनरली क्या होता है, ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर कि ओवर स्टाफिंग हुई है किसी डिपार्टमेंट में और दूसरे डिपार्टमेंट में लोग नहीं हैं, वहाँ पे आप ट्रांसफ़र का यूज़ जो है कर सकते हैं कि ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट में से आप लोगों को ट्रांसफ़र कर देंगे वहाँ पर जहाँ पर क्या होगा कि कमी है। इट इज़ प्रैक्टिकली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, वर्टिकल नहीं है। वर्टिकल क्या होता है, ऐसे मूव करना, हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे। तो आप सेम क्योंकि पोजीशन पे हैं, आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, आपकी सैलरी चेंज नहीं हो रही, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो चेंज हो रही हो सकता है, बट आपकी ड्यूटीज़ ऑब्लिगेशंस लगभग लगभग सेम लेवल पे ही हैं, इसीलिए वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कहलाता है।
देन यहाँ पे लिखा है कि शॉर्टेज ऑफ सूटेबल पर्सनल इन वन ब्रांच मे बी फिल्ड थ्रू ट्रांसफ़र फ्रॉम दी अदर ब्रांच और डिपार्टमेंट। तो अगर एक ब्रांच में कमी है तो भाई दूसरी ब्रांच से भी लोगों को लाया जा सकता है। तो इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं दे आर अ पार्ट ऑफ ट्रांसफ़र। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और दिए गए हैं कि जॉब ट्रांसफ़र जो होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं इन अवॉइडिंग टर्मिनेशन। कई बार क्या होता है एम्प्लॉयज़ का टर्मिनेशन रोकने के लिए भी उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि उन्होंने कुछ गलती करी है तो एज अ पनिशमेंट उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर। साथ ही साथ यहाँ पे इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है कि अगर देयर आर सम पीपल जिनके बीच में थोड़ी प्रॉब्लम है, केओस है, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी उनको ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और फ्रॉम वन जॉब टू दी अदर। उसके अलावा एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो एम्प्लॉय को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो एक जॉब से दूसरी जॉब में, वो कैपेबल भी होना चाहिए उसको परफॉर्म करने का। देन ट्रांसफ़र कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर लर्निंग डिफरेंट जॉब्स। साथ ही साथ डिफरेंट जॉब्स अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ को हर टाइप का काम आए तो ट्रांसफ़र वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो आपका इंटरनल सोर्स है वो है प्रमोशन। अब प्रमोशन में क्या होता है सभी को पता होगा, प्रमोशन की हमने पहले भी बात करी थी। प्रमोशन का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय टू हायर पोजीशन। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ को हायर पोजीशन पे शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ पर उनके ऊपर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी, स्टेटस बढ़ जाएगा और साथ ही साथ सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। सो दैट इज़ कॉल्ड प्रमोशन। ये जो प्रमोशन होता है ये वर्टिकल शिफ्टिंग होती है। आपको ध्यान रखना है कि जो प्रमोशन है वो वर्टिकल शिफ्टिंग है। इससे क्या होता है, दिस प्रैक्टिस हेल्प्स टू इम्प्रूव द मोटिवेशन, लॉयल्टी एंड सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ द एम्प्लॉय। तो इसके थ्रू एम्प्लॉय की लॉयल्टी बढ़ती है, सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाता है, बिकॉज ये साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आखिर इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्यों है, तो सिंपल सा फंडा है कि देखिए अगर ये एक चेन ऑफ कमांड है, मान लेते हैं ABCDE, तो अगर इसमें से A रिटायर होकर चला जाता है और B को यहाँ प्रमोट किया जाता है तो इट में लीड टू चेन ऑफ प्रमोशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो C की पोजीशन है वो किसको मिलेगी, D को मिलेगी और B की पोजीशन C को मिल जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर एक नए पर्सन को आपको रिक्रूट करना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे ये बेनिफिट मिलता है कि एक बार अगर ऊपर प्रमोशन होगा तो नीचे से सब लोगों का प्रमोशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि स्पेशली एम्प्लॉयज़ के मोरल को भी बूस्ट करता है और उनके मोटिवेशन लेवल को भी बढ़ा देता है। सो फाइनली आपको ध्यान रहे कि जो इंटरनल सोर्स हैं उसमें ट्रांसफ़र और प्रमोशंस हैं। अब बात कर लेते हैं मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज की। इंटरनल सोर्सेज की जो मेरिट्स हैं वो क्या हैं। सो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है इसकी मेरिट का कि एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। अ प्रमोशन एट हायर लेवल में लीड टू चेन ऑफ प्रमोशन एट द लोअर लेवल। ये हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर नीचे प्रमोशन होगा तो ऑब्वियसली चेन ऑफ प्रमोशन डेवलप होगा ऑर्गेनाइजेशन में एंड बहुत सारे लोगों को फिर प्रमोशन यहाँ पे मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करते हैं। दिस मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस थ्रू लर्निंग एंड प्रैक्टिस। तो ये चीज़ क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है कि वो अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करते हैं थ्रू लर्निंग एंड प्रैक्टिस। एम्प्लॉयज़ वर्क विथ कमिटमेंट एंड लॉयल्टी एंड रिमेन सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स। ऑल्सो पीस प्रिवेल्स इन द एंटरप्राइज बिकॉज ऑफ द प्रमोशनल एवेन्यूज़। तो जो प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन में एक तो पीस मेंटेन रहता है, शांति रहती है, दूसरी बात लॉयल्टी रहती है बिकॉज एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि आज नहीं तो कल उनको प्रमोशन मिलेगा। सेकेंड मेरिट इसकी ये कहती है इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। तो भाई जो सिलेक्शन और आप कह सकते हैं रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होती है बहुत ही ज़्यादा रिगरस है। हमने अभी पिछले वीडियो में बात भी करी थी इसकी। जब आप इंटरनली रिक्रूट करोगे तो क्या होगा, इससे आपका एक तो टाइम बचेगा, दूसरी चीज़ें हैं कि सिंप्लीफाई हो जाएंगी चीज़ें। साथ ही साथ क्या होता है कि जो आपके साथ काम कर रहा है ऑलरेडी उसको आप क्या कर सकते हो, ईजिली इवेल्युएट कर सकते हो क्योंकि आपने उसके साथ काम किया है, और इकोनॉमिकल वे में कर सकते हो इंस्टेड ऑफ कि आप बाहर से एक को रिक्रूट करोगे, फिर इवेल्युएट करोगे, फिर पसंद नहीं आया तो उसको निकालोगे। बेहतर ये होता है कि आप अपनी फर्म के अंदर से किसी को रिक्रूट करो। दिस इज़ मोर रिलायबल वे ऑफ रिक्रूटमेंट सिंस द कैंडिडेट्स आर ऑलरेडी नोन टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत रिलायबल भी होता है, बहुत ही आप इस पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो कैंडिडेट्स ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं वो नोन होते हैं, आप उनको जानते हैं ऑलरेडी। देन थर्ड जो पॉइंट है आपका वो कहता है ट्रांसफ़र इज़ अ टूल ऑफ ट्रेनिंग। ये हमने अभी डिस्कस भी किया था ट्रांसफ़र में। इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हायर जॉब के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफ़र हैज़ द बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग वर्क फोर्स फ्रॉम सरप्लस डिपार्टमेंट्स टू दोज वेयर देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। तो साथ ही साथ ट्रांसफ़र से एक फ़ायदा और होता है कि भाई सरप्लस डिपार्टमेंट जहाँ पर भी है वहाँ से आप उनको उठाकर ऐसे डिपार्टमेंट्स में ले जा सकते हैं जहाँ पे शॉर्टेज है। फिफ्थ पॉइंट इसका कहता है फिलिंग ऑफ जॉब्स इंटरनली इज चीपर एज़ कम्पेयर टू गेटिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। तो एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू अगर आप लोगों को लेके आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है
अगर आप कंपेयर करें उसको इंटरनल सोर्स से। अब अगर हम बात करें इसी इंटरनल सोर्स की लिमिटेशंस की, तो उसमें सबसे पहली चीज़ है व्हेन वैकेंसीज आर फिल्ड थ्रू इंटरनल प्रमोशंस द स्कोप ऑफ इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज़ रिड्यूस्ड। सबसे पहली चीज़ कि भाई अगर आप वैकेंसीज़ को इंटरनली फिल्ड करते हैं तो इससे एक प्रॉब्लम आती है कि आपके पास नया टैलेंट नहीं आ पाता, नए लोग नहीं आ पाते। तो इससे क्या हो जाता है, प्रॉब्लम ये होती है कि आपको नए आइडियाज़ नहीं मिलेंगे। Hence, complete reliance on internal recruitment involves danger of inbreeding by stopping infusion of new blood into the organization। तो अगर आप एक ये पॉलिसी फॉलो करके चलेंगे कि आप लगातार जितने भी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं इंटरनली कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में कि उनको एक नया यंग जनरेशन जो है जिसके पास नए आइडियाज़ हैं वो नहीं मिल पाएंगे। सेकेंड पॉइंट क्या था है, द एम्प्लॉयज़ में बिकम लेथार्जिक इफ़ दे आर श्योर ऑफ टाइम बाउंड प्रमोशन। साथ ही साथ लेज़ी हो जाएंगे लोग, क्योंकि अगर उनको पता है कि भाई मेरे को प्रमोशन मिलना है, जैसे मान लेते हैं 5 इयर्स के टर्म में प्रमोशन मिल रहा है, तो अगर उसे पता है कि 5 इयर्स बाद प्रमोशन मिलना ही है तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी है इसका की लिमिटेशन है इंटरनल सोर्स की। देन थर्ड पॉइंट कहता है अ न्यू एंटरप्राइज कैन नॉट यूज इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फिल ऑल इट्स वैकेंसीज फ्रॉम इंटरनल सोर्स। तो ये दो पॉइंट हैं। पहली चीज़ तो है कि जो नया एंटरप्राइज है वो कभी भी इंटरनल सोर्सेज के थ्रू नहीं रिक्रूटमेंट कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली नई ऑर्गेनाइजेशन है तो नए लोग हैं, वहाँ पे इतने लोग होंगे ही नहीं कि जिनको आप प्रमोट करो। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी सारी की सारी पोजीशन इंटरनल सोर्सेज के थ्रू नहीं कर सकती, मतलब नहीं फिल कर सकती, बिकॉज ऑब्वियसली आप अगर वहाँ पे चेन ऑफ प्रमोशन भी दोगे तो भी आपको लास्ट में किसी ना किसी को तो रिक्रूट करना ही पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट कहता है द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग्स द एम्प्लॉयज़ में बी हैम्पर्ड। अब साथ ही साथ अगर इंटरनल सोर्सेज के थ्रू ही रिक्रूटमेंट हो रहा है तो जो एक फीलिंग ऑफ कंपटीशन है वो भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। बिकॉज जब आपको पता है कि आपको प्रमोशन मिलना है एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, तो आप compete क्यों करोगे, बेटरमेंट के लिए क्यों वर्क करोगे। देन फिफ्थ पॉइंट कहता है फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयज़ में ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आप बार बार ट्रांसफ़र कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ का तो उससे प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज वो पर्सन फिर कहीं का भी नहीं रह पाएगा, वो किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पाएगा। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज की। तो एक्सटर्नल सोर्सेज जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्म के जो भी बाहर के सोर्सेज हैं, जब आप लोगों को लेके आ रहे हैं फर्म के बाहर से, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स। अब एक्सटर्नल सोर्स में सबसे पहले आता है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है, अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब अवेलेबल। तो यहाँ पर क्या होता है, एक नोटिस बोर्ड में नोटिस लगा दिया जाता है कि भाई कौन से टाइप की जॉब जो ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है। जॉब सीकर्स असेंबल आउटसाइड द प्रेमाइसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द स्पेसिफाइड डेट एंड सिलेक्शन इज डन ऑन द स्पॉट। तो कई बार क्या होता है कि इस बेसिस पे जब ये ऐड लगा दिया जाता है तो उनको बता दिया जाता है कि भाई वॉक इन इंटरव्यूज़ देना है। लोग जो होते हैं वो आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गेट पे, वहाँ से उनको प्रेमाइसेस में ला के उनका इंटरव्यू लिया जाता है और ऑन द डेट यानी कि उसी स्पेसिफाइड डेट पे उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है ऑन द स्पॉट। द प्रैक्टिस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज़ फॉलोड यूजुअली फॉर कैजुअल वैकेंसीज ऑफ अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर। तो जनरली ये जो प्रैक्टिस फॉलो की जाती है ये करी जाती है अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए, कैजुअल वैकेंसीज़ के लिए, जो कि एक टाइम बाउंड के लिए होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं फर्म है मारुति का एग्जांपल ले लेते हैं। मारुति में अगर प्रोडक्शन बढ़ गया तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ गया तो वहाँ पे डेली वेजर्स यानी कि जो रोज़ काम करने आते हैं, रोज़ उनको वेजेस मिलती हैं, उनको रख लिया जाता है, क्योंकि वो आएंगे कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए काम करेंगे जब तक फर्म को उनकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद क्या होगा, जब फर्म का की प्रोडक्शन कम हो जाएगी या ज़्यादा लोड नहीं होगा वर्क का, तो वो उन लोगों को हटा देते हैं और फिर अपने जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे ही वो काम लगातार करवाते हैं। एज सच वर्कर्स आर ऑल्सो नोन एज कैजुअल और बदली वर्कर्स। इनको कैजुअल वर्कर्स भी बोला जाता है और हिंदी में बदली वर्कर्स भी बोला जाता है। इनको जो रेम्युनरेशन होता है वो डेली बेसिस पे किया जाता है, इसलिए आप इसे वेज बेसिस भी कह सकते हैं, डेली वेज बेसिस भी कह सकते हैं। आपने सुना होगा कई बार डेली वेजर, डेली बेसिस। तो ये जो होता है ये दैट इज़ द सेम थिंग, क्योंकि इनको उसी दिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एट द एंड ऑफ द डे पैसा मिल जाता है जितना इन्होंने उस दिन के लिए काम किया है। अब यहाँ पे ऐसा है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कभी भी बड़ी पोजीशंस के लिए नहीं होता, क्योंकि आप कैजुअली किसी को लाके, यानी कि ऐसा थोड़ी कि गेट पे आप ऐड लगा दोगे और फाइनली सीईओ बना दोगे कंपनी का। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि ये वो वर्कर्स के लिए है जो कि या तो सेमी स्किल्ड है या फिर अनस्किल्ड है। उसके अलावा ये मेथड जो है रिक्रूटमेंट का बहुत ही इनएक्सपेंसिव है। आप खुद ही सोच सकते हो, प्रिंटर से एक पेपर प्रिंट करो, गेट पे लगा दो और उसके बाद क्या होगा, फाइनली जिसको जॉब चाहिए वहाँ असेंबल हो जाएगा और मिल जाएगा। तो ये टोटली इनएक्सपेंसिव मेथड है और उसमें किसी भी टाइप की जो कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट है वो इन्वॉल्व नहीं होती। इट इज़ सूटेबल फॉर फिलिंग द कैजुअल वैकेंसीज when there is a rush of work or when some permanent workers are absent। तो भाई अगर आपके कुछ परमानेंट वर्कर एबसेंट हैं उस समय भी हेल्पफुल है। उसके अलावा रश ऑफ वर्क का मतलब कि आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है और आपके पास लोग नहीं हैं तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा कैजुअल कॉलर। ये भी एक एक्सटर्नल सोर्स है। तो होता क्या है, कई बार भाई जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और वहाँ वैकेंसी नहीं होती, तो क्या करते हैं, आपकी एप्लीकेशंस को संभाल के रख लेते हैं, आपके रिज्यूमे को संभाल के रख लेते हैं, एंड फाइनली फिर वो क्या करते हैं, इनमें से लोगों को कॉल करते हैं जब उनको ज़रूरत होती है। सच जॉब सीकर्स कैन बी अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ मैन पावर। A list of such job seekers can be prepared and can be screened to fill the vacancies as they arise। तो क्या होता है कि वहाँ पर उन वैकेंसीज़ को, यानी कि उन एप्लीकेशंस को रख लिया जाता है ताकि इन फ्यूचर जब कभी वैसी वैकेंसी आए तो फिर वो उन लोगों को कॉल कर सकते हैं या कर लेते हैं। द मेजर मेरिट ऑफ दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ दैट इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग वर्कफोर्स इन कंपैरिजन टू अदर सोर्सेज। अगेन इसमें जो कॉस्ट है वो क्या है, कम है, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास डेटा होता है, आपको सिर्फ क्या करना होता है, उन्हें कॉल करके बुलाना होता है और फिर उनका इवेल्यूशन करना होता है कि क्या वो उस काम को सही से कर पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट अगर हम सोर्स की बात करें तो वो है एडवर्टीज़मेंट, और ये बहुत ही कॉमन मेथड है जिसको यूज़ किया जाता है और लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है कि वो आपकी फर्म में आए और अप्लाई करें। एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर और ट्रेड एंड प्रोफेशनल जर्नल इज़ जनरली यूज्ड व्हेन अ वाइडर चॉइस इज़ रिक्वायर्ड। तो भाई अगर वाइडर चॉइस चाहिए, आपको स्पेशलिस्ट चाहिए, या आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और उसमें से आप सॉर्टिंग करें, तो वहाँ पर एडवर्टीजमेंट का जो है वो यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द सीनियर पोजीशंस ऑफ इंडस्ट्री एज वेल एज कॉमर्स आर फिल्ड बाय दिस मैथड। तो ध्यान रहे कि सबसे ज़्यादा ये कॉमर्स में और ट्रेड इंडस्ट्री में इनमें यूज़ होता है, वो भी स्पेशली सीनियर पोजीशंस के लिए। द एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग वैकेंसी इज़ दैट more information about the organization and job can be given in the advertisement. Advertisement gives the management a wider range of candidates from which to choose। तो यहाँ पे होता है कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू बहुत सारे पूल ऑफ एप्लीकेशन जनरेट होता है, तो आपके पास ईजिली बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं, आपके पास चॉइस आ जाती है जहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किसको सेलेक्ट करना है किसको नहीं। एडवर्टीजमेंट में बी प्लेस्ड इन लीडिंग न्यूज़पेपर्स। इट्स डिसएडवांटेज इज दैट इट में ब्रिंग इन फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स। तो भाई एडवर्टीजमेंट तो न्यूज़पेपर में भी दिया जा सकता है, और उसके अलावा इसकी एक जो आप कह सकते हैं कि लिमिटेशन है या डिसएडवांटेज है वो ये भी है कि जब आप एडवर्टीजमेंट देंगे तो उससे फ्लड ऑफ एप्लीकेशन आ जाएगी, जो अगेन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अनसूटेबल कैंडिडेट्स भी होंगे जो उस जॉब के लिए अप्लाई कर देंगे और आपको उनको क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है वो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। आपने कई बार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बारे में सुना होगा, आपकी सिटीज़ में भी होगा। कई बार क्या होता है, स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वहाँ पर आपसे बोला जाता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नंबर ला के देना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्चुअली होता क्या है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो होते हैं वो गवर्नमेंट रन करती है, क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था कि वहाँ पे कोई ऐसी जॉब वेबसाइट्स तो होती नहीं थी लाइक मॉन्स्टर या फिर shine.com या इंडीड एंड ऑल। तो वहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे और आज भी करते हैं कुछ हद तक। तो यहाँ पे कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस रन बाय द गवर्नमेंट आर रिगार्डेड एज गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर अनस्किल्ड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स। तो इसके लिए ध्यान रहे कि ये एक अच्छा सोर्स है जहाँ पर आपको अनस्किल्ड वर्कर्स चाहिए, स्किल्ड चाहिए या फिर ऑपरेटिव जॉब्स के लिए चाहिए जो कि बिजनेस ऑपरेशंस में आपकी हेल्प करें। इन सम केसेस कंपलसरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज टू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो कहीं कहीं पे तो ऐसा भी है कुछ कंडीशंस में जहाँ पर कंपलसरी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट को या फिर जो भी फर्म्स हैं उनको देना पड़ता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को, जो कि एज पर लॉ है। Thus, employment exchanges helps to match personal demand and supply by serving a link between job seeker and employer। तो यहाँ पे employer and job seeker के बीच में ये एक लिंक होता है जिसके थ्रू इजीली आप एक्सेस कर पाएंगे उन लोगों को जो कि जॉब चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, द रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर ऑफन नॉट अप टू डेट। ठीक है, तो ये होता क्या है कि इनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो अप टू डेट नहीं होते, एंड मैनी ऑफ कैंडिडेट्स रेफर्ड बाय दैम मे नॉट बी फाउंड सूटेबल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट जो हमारा सोर्स है वो है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो अब होता क्या है कि भाई जहाँ पर आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज़ चाहिए, प्रोफेशनल लोग चाहिए, वहाँ पर ये जो प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एक टाइप की फर्म्स होती हैं जो क्या करती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं उनके बायोडेटा को कंपाइल करके रखती हैं, और उसके बाद इनके जो क्लाइंट्स होते हैं, यानी कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो इनके क्लाइंट्स होते हैं, ये उनको क्या करते हैं, वो प्रोवाइड कर देते हैं, वो डेटा प्रोवाइड कर देते हैं जिसके थ्रू वो उन कैंडिडेट्स को कॉल करें, मिलें या मेल करें अकॉर्डिंगली। और कई बार तो ये जो कंसल्टेंसीज होती हैं खुद ही डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करती हैं उन कैंडिडेट्स से और उनको बताती हैं कि जॉब वैकेंसीज़ यहाँ पर आप अप्लाई करिए। अब इसके लिए करते क्या है, इसके लिए ये एक फ़ी चार्ज करते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, सच एजेंसी चार्ज फ़ी फॉर देयर सर्विसेज एंड दे आर यूजफुल
वेर एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग इज़ रिक्वायर्ड। तो जहाँ पे स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा करनी है, आपको स्पेसिफिक क्वालिटी वाले लोग चाहिए, वहाँ पर इनका रोल बढ़ जाता है। ये इसके लिए फ़ी चार्ज करते हैं। कई बार तो कुछ कंसल्टेंसी फर्म्स ऐसी होती हैं जो कैंडिडेट से ही फ़ीस ले लेती हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस ले ली, या उनको बोल दिया जाता है कि आपकी जब जॉब होगी तो उस जॉब में से जो फर्स्ट सैलरी है उसका इतना परसेंटेज आपको देना पड़ेगा, काइंड ऑफ थिंग। कमीशन बेसिस पे भी होता है। और कई बार इनका टाई अप डायरेक्ट कंपनी से होता है, तो कंपनी ही इनको वो फ़ी प्रोवाइड कर देती है जो ये कैंडिडेट से लेते हैं। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज के बारे में लिखा हुआ है कि ये फर्म्स होती हैं जो क्या करती हैं, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल मैनेजेरियल पर्सनल्स को रिक्रूट करने में हेल्प करती हैं। ये स्पेशलाइज्ड होती हैं स्पेशली इन मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है उसके लिए, साथ साथ टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट्स जो होते हैं उनके लिए। ये क्या करते हैं, डेटा बैंक मेंटेन करते हैं, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और उसके बाद ये करते हैं कि कैंडिडेट्स को कांटेक्ट करते हैं, और कई बार तो ये एडवर्टीजमेंट भी देते हैं ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट। जैसे मान लेते हैं कोई बड़ी कंपनी है, वो कभी भी रिक्रूटमेंट के लिए डायरेक्ट एड्स नहीं देती, तो क्या करते हैं, कंसल्टेंसीज़ के थ्रू ही करवाते हैं। कंसल्टेंसीज़ उनके बिहाफ पे ऐड देती हैं और फिर कैंडिडेट्स का 1-to-1 इंटरेक्शन करवा के उनका इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाती हैं। नेक्स्ट हमारा जो सोर्स है रिक्रूटमेंट का वो है आपका कैंपस रिक्रूटमेंट। तो कैंपस रिक्रूटमेंट में आप समझ गए होंगे जो कॉलेजेस होते हैं, क्योंकि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आप भी ऑब्वियसली ऐसे कॉलेजेस ढूंढ रहे होंगे जहाँ का प्लेसमेंट रेट बहुत अच्छा है। तो ये प्लेसमेंट आखिर क्या है, जितनी भी कंपनीज होती हैं क्या करती हैं, ऐसे कॉलेजेस को विजिट करती हैं, उनके साथ टाई अप करती हैं, ताकि वहाँ से वो लोगों को जो है वो सेलेक्ट करके ले जाएं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उनको पोजीशन जो है वो प्रोवाइड करें। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज़ रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब ये भी होता है, कई बार जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं उनकी रिकमेंडेशन के थ्रू भी लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। एप्लीकेंट्स इंट्रोड्यूस बाय प्रेजेंट एम्प्लॉय और देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में प्रूव टू बी गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर होता है क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं, वहाँ पे कोई वैकेंसी आई, आपका भाई बहन या आपका कोई भी रिलेटिव उस वैकेंसी की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली मैच करता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद ही रिकमेंड कर दें अपने एम्प्लॉयर को कि भाई मेरा भाई बहन या मेरा ये रिलेटिव है जिसके पास ये डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन भी है और आप एक बार उसको देख सकते हैं। यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि आप ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे थे, तो ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो वर्किंग स्टाइल है उस पर ऑर्गेनाइजेशन भी ट्रस्ट करती है, मैनेजमेंट भी ट्रस्ट करता है, एंड आपके बैकग्राउंड के बेसिस पे ईजिली उस बंदे को भी क्या मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी यहाँ पे काम करने की। अ टाइप ऑफ प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग टेक्स प्लेस बिकॉज द प्रेजेंट एम्प्लॉय नोज बोथ द कंपनी एंड द कैंडिडेट्स एंड दे वुड ट्राई टू सेटिस्फाई बोथ। तो होता क्या है, यहाँ पे एक शॉर्ट इंटरव्यू होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको भी एम्प्लॉय के बारे में पता होता है, एम्प्लॉय को भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होता है, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। तो अगेन लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठेकेदार होते हैं जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं, और वो क्या करते हैं, लेबर प्रोवाइड करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, इनके अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो अगर शॉर्ट टर्म पे भी आपको बहुत सारी लेबर चाहिए तो ये ईजिली प्रोवाइड कर देते हैं। वर्कर्स आर रिक्रूटेड थ्रू लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हु आर देमसेल्फ एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो लोग होते हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और ये क्या करते हैं, वर्कर्स प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि वो अनस्किल्ड वर्कर्स। द डिसएडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज दैट इफ कॉन्ट्रैक्टर हिमसेल्फ डिसाइड्स टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन तो बाकी सब भी जॉब छोड़ देंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है या टाइप ऑफ सोर्स है एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। टेलीविजन पे वैसे एडवर्टीजमेंट आप बहुत कम ही देखते होंगे, नेशनल टेलीविजन लाइक दूरदर्शन, कई बार उसमें एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, तो वहाँ पर भी आप क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी आप क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम देखने को आपको मिलेगा। देन वेब पब्लिशिंग की अगर बात करी जाए तो ये बहुत ही कॉमन आप कह सकते हैं, और साथ ही साथ आज की डेट में मॉडर्न टाइम्स में इंटरनेट का बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है, और डिफरेंट वेबसाइट्स जो हैं, चाहे मॉन्स्टर हो, शाइन हो, इंडीड हो, या फिर लिंक्डइन हो, इन सब का यूज़ भी एक टाइप से यही है कि वहाँ पर आप लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं, डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स एंड ऑल सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। इवन फेसबुक जैसी चीज़ भी जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है आज की डेट में जॉब्स को ढूंढने में। तो इस टाइप से भी रिक्रूटमेंट जो है वो किया जा सकता है, और आप उन डिज़ायर्ड लोगों को ढूंढ सकते हैं जैसे आपको चाहिए। अब इसकी अगर हम मेरिट की बात करें एक्सटर्नल सोर्सेज की, तो सबसे पहला पॉइंट कहता है क्वालिफाइड पर्सनल्स। आप एक्सटर्नल सोर्सेज को जब भी यूज़ करेंगे रिक्रूटमेंट के लिए, तो इससे क्वालिफाइड और ट्रेंड पीपल जो है अट्रैक्ट होते हैं, और वो आपकी वैकेंट पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि वाइडर चॉइस मिलती है आपको। ऑब्वियसली आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आएंगे, आपके पास चॉइस जो है बढ़ जाएगी कि इसमें से किसको सेलेक्ट करना है। थर्ड पॉइंट, क्योंकि आप एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ से आपको फ्रेश टैलेंट मिलता है। अब एक्सटर्नल सोर्स में कुछ भी हो सकता है, इवन कैंपस रिक्रूटमेंट है तो वहाँ पर भी आपको नए लोग मिल रहे हैं, नए बच्चे मिल रहे हैं जो कि अभी कॉलेज पास आउट हो रहे हैं। उसके अलावा भी मार्केट से जब आप पिक कर रहे हैं लोगों को तो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं तो भी अगेन आपको फ्रेश टैलेंट वहाँ पे देखने को मिलेगा।
उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट कहता है कम्पिटिटिव स्पिरिट। कम्पिटिटिव स्पिरिट का मतलब है कि जब कंपनी में एक्सटर्नल सोर्सेज को यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है वो भी compete करता है विद द आउटसाइडर्स, बिकॉज दे विल ट्राई टू प्रूव देमसेल्फ बेटर। तो कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन का ही होगा। अब अगर लिमिटेशन की बात करें तो यहाँ पे इसकी एक ड्रॉबैक भी है कि भाई सबसे पहली चीज़ तो डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ, क्योंकि अगर आप बाहर से लेके आ रहे हो, प्रमोशन नहीं दे रहे हो लोगों को, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उनको डिससेटिस्फैक्शन होगा कि हम पे फर्म जो है ट्रस्ट नहीं करती और सो ऑन। तो इससे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है एम्प्लॉयज़ में। देन लेंदी प्रोसेस, ये इसकी एक ड्रॉबैक है कि रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस होती है काफ़ी लेंदी होती है, रिगरस होती है। तो अगेन द थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है बिजनेस को भी उतना टाइम इन्वेस्ट करने में और साथ ही साथ उन कैंडिडेट्स को भी वेट करने में जिन्होंने उस चीज़ के लिए अप्लाई किया है। उसके अलावा ये कॉस्टली प्रोसेस है, कॉस्टली बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो। अ लॉट ऑफ मनी हैज़ टू बी स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च करोगे, उसके बाद एप्लीकेशन को प्रोसेस करोगे, इंटरव्यू शेड्यूल करोगे एंड ऑल, तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबी प्रोसेस है। सो आज के वीडियो को हम यहीं पे करते हैं एंड। आई होप कि जो भी आपको पढ़ाया गया आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया भी होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज़ हैं, तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिलेक्शन की प्रोसेस की। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।